कहानी की शुरुआत में हम एक कॉलेज में अवार्ड फंक्शन होते हुए देखते हैं, जहां बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दिया जा रहा होता है। ये स्कॉलरशिप यूनमा ग्रुप नाम के बड़े से कंपनी से प्रोवाइड किया जा रहा था। उस स्कॉलरशिप के अनाउंसमेंट में जोशी का नाम भी लिया जाता है। हम देखते हैं जोशी भागते हुए उसी फंक्शन में आती है। सभी स्टूडेंट्स बात करने लगते हैं, जोशी तो इस यूनिवर्सिटी की नहीं है, वो तो आर्ट डिपार्टमेंट की है, फिर उसका नाम क्यों अनाउंस किया जा रहा है। जोशी भी हैरान हो जाती है और ये उसके लिए काफी बड़ी बात थी, क्योंकि वो काफी गरीब है। वो स्टेज पे जाती है, यूनमा ग्रुप के चेयरमैन उसे स्कॉलरशिप देते हैं और जोशी कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। चेयरमैन कहते हैं, क्या हम पहले मिल चुके हैं, क्या तुम मुझे जानती हो। तभी बिजली चली जाती है और कहानी पास्ट में जाती है। हम देखते हैं समर वैकेशन पे जोशी काम ढूंढने के लिए निकलती है और एक होटल में जाके उसके मैनेजर को रिक्वेस्ट करती है कि ताकि वो उसको वहाँ पे काम दिला दे। जोशी कहती है, मान जाइए ना, सिर्फ 1 महीने के लिए, मैं सिर्फ अगले महीने के 28 तारीख तक ही काम पे रहूंगी। मैनेजर कहता है, आखिर मैं तुम्हें काम पर क्यों रखूं। तभी वहाँ पे जोशी एक बड़े से पानी के ड्रम को अकेले ही उठाकर फिल्टर में रख देती है और कहती है, क्योंकि मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग हूँ। ये देखकर मैनेजर भी हैरान हो जाता है और उसे काम पर रख लेता है। फिर मैनेजर सोचता है, आखिर अगले महीने 28 तारीख को है क्या। फिर हम देखते हैं वो चाइनीज वैलेंटाइंस डे होता है। फिर सीन चेंज होता है, जहाँ हम देखते हैं कुछ लड़के कार से कहीं जा रहे होते हैं। ब्लैक शर्ट वाला कहता है, मिंगचेंग, ये होटल तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने हमारे लिए बुक किया है ना। मिंगचेंग कहते हैं, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि पड़ोसी है और हम बचपन से दोस्त हैं। दूसरा लड़का कहता है, वो जरूर तुम्हें पसंद करती है क्योंकि उसे ये रूम स्टाफ डिस्काउंट में मिला और वो भी हमें दे रही है। वो दूसरी तरफ हम देखते हैं जोशी मिंगचेंग की तस्वीर बना रही होती है। मिंगचेंग कहता है, ऐसा नहीं हो सकता और उसने तो एग्जाम भी पास नहीं किया, अगर वो डेट के लिए पूछेगी भी तो मैं दोस्त होने के नाते मना कर दूंगा। फिर से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जोशी मिंगचेंग के लिए एक लव लेटर भी लिखती है और ये दिन 28 अगस्त ही होता है, यानी कि चाइनीज वैलेंटाइंस डे। जोशी अपने उस लव लेटर को 1208 इस रूम में जाकर छुपा देती है। ये वही रूम होता है जो इसने अपने उस दोस्त के लिए बुक किया था। फिर हम देखते हैं मिंगचेंग की गाड़ी खराब हो जाती है और वो लोग बीच सड़क पे है। मिंगचेंग जोशी को कॉल कर कहता है कि हमें शायद लेट हो सकता है क्योंकि हमारी गाड़ी खराब हो चुकी है। जोशी कहती है, कोई बात नहीं, लेकिन रात में हम साथ में मीटियोर शावर देखेंगे, सिर्फ हम दोनों। मिंगचेंग कहते हैं, ठीक है। फिर मिंगचेंग के कार के पास से ही एक और कार निकलती है और वो लोग देखते हैं उस कार में उन लोगों की कॉलेज की सीनियर जैंग रान यू होती है, जो कि कॉलेज में काफी पॉपुलर है सुंदरता और स्मार्टनेस के लिए। वो सभी लड़के सोच रहे होते हैं आखिर रान यू उस कार में क्या कर रही होती है। फिर हम देखते हैं होटल में जोशी अपने फेवरेट पेंटिंग आर्टिस्ट शुन रान की पेंटिंग देखकर खुश हो जाती है और वहाँ पे उसके साथ सेल्फी लेने लगती है। लेकिन होटल में सभी भागादौड़ी कर रहे होते हैं। मैनेजर कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें पता है कौन आ रहा है। जोशी कहती है, कौन आ रहा है। मैनेजर कहता है, हमारा बॉस आ रहा है, जल्दी से काम पे लगो। हम देखते हैं होटल में सभी स्टाफ बहुत ही ज्यादा साफ सफाई करने लगते हैं और बहुत ही जल्दी करने लगते हैं। मैनेजर उन्हें हर चीज अच्छे से साफ करने को कहते हैं। जोशी मैनेजर को कहती है, आखिर दोबारा सफाई करने की क्या जरूरत। मैनेजर कहता है, हमारे बॉस को माइसोफोबिया है। मैं आप लोगों को बता दूं, माइसोफोबिया एक ऐसी बीमारी है जिससे लोगों को कीटाणु जर्म से कुछ ज्यादा ही डर लगता है, इसलिए वो साफ सफाई के प्रति कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव होते हैं। जोशी कहती है, तो वो प्रेसिडेंशियल सूट में रुकेंगे ना। मैनेजर कहते हैं, वो जब भी आते हैं वो खुद से कमरा चुनते हैं, चाहे वो स्टोर रूम ही क्यों ना हो। सभी गेट पे जमा होते हैं स्वागत के लिए और हम उसी आदमी को होटल में देखते हैं। मैनेजर को बॉस का सेक्रेटरी कहता है कि उन्होंने ऑलरेडी इंस्पेक्शन शुरू कर दी है। फिर हम देखते हैं उस होटल का बॉस उसी रूम को चूज करता है, यानी कि 1208, जिसमें जोशी ने वो लेटर छुपाया था। हमें पता चलता है इस आदमी का नाम वे किंग है और ये यूनमा ग्रुप के चेयरमैन भी है। वे किंग उस कमरे की अच्छे से सफाई करने लगता है और उसे वो चिट्ठी भी मिल जाता है। वो बाकी चीजों के साथ उस चिट्ठी को बाहर रख देता है। वे किंग साफ सफाई करके काफी थक जाता है और बिस्तर पे लेट जाता है। फिर मैनेजर को कॉल करता है और कहता है, मैंने साफ सफाई कर दी है इस रूम की और मुझे इस रूम की काफी सारी चीजें पसंद नहीं आई, जो कि मैंने बाहर रख दिया है, उसे ले जाओ और मेरे लिए एक पर्सनल हाउसकीपर अरेंज करो। फिर मैनेजर स्टाफ से पूछता है कि किसने 1208 की सफाई की थी। जोशी कहती है, मैंने। फिर मैनेजर उसे बहुत डांटता है और कहता है, गलती सुधारने के लिए तुम्हें एक और मौका दिया जा रहा है, तुमको बॉस के लिए पर्सनल हाउसकीपर चुना जाता है। हम देखते हैं बाकी सारे चीजों के साथ वो चिट्ठी भी एक दूसरा स्टाफ लेके चला जाता है। जोशी 1208 उसी रूम में जाके आवाज लगाती है, लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं देता। फिर वो अपना वो चिट्ठी ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वो कहीं भी नहीं मिलता। फिर उसकी नजर ड्रेसिंग रूम में जाता है और एक कोट पे सेम एनवलप उसे दिखता है। उसे लगता है यही उसका चिट्ठी है। चिट्ठी को लेने के लिए वो जल्दी से ड्रेसिंग रूम में जाती है, लेकिन उसका पैर मुड़ जाता है और वो वे किंग के ऊपर गिर जाती है।
वेकिंग चिल्लाने लगता है और जोशी भी डर के चिल्लाने लगती है। फिर वेकिंग कहता है तुम कौन हो और चले जाओ यहाँ से। फिर वेकिंग वही कोट लेकर शावर लेने के लिए बाथरूम में घुस जाता है। उसके बाद जोशी बाथरूम के दरवाजे पे कान लगाकर सुनती है पानी की आवाज आ रही है। वो समझ जाती है वो शावर ले रहा है। वो फिर से ड्रेसिंग रूम में अपना वो चिट्ठी लेने के लिए जाती है। वो देखती है कोट तो यहाँ होता ही नहीं। वो दोबारा से बाथरूम के दरवाजे पे कान लगाती है और तभी वेकिंग बाहर आ जाता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अब ये मत कहना तुम ही मेरी पर्सनल हाउसकीपर हो। जोशी कहती है हाँ मैं ही हूँ। वेकिंग कहता है मुझे सिर्फ 2 ही चीज चाहिए, जब मैं तुमको बुलाऊं तुम मेरे आंखों के सामने हो और जब मैं ना बुलाऊं तब मेरे आंखों के सामने बिल्कुल भी मत भटकना। फिर वेकिंग जोशी को वहाँ से भगा देता है। जोशी कहती है कितना अजीब इंसान है, मैं इसके गर्लफ्रेंड के लिए प्रे करूंगी भगवान के पास। फिर हम देखते हैं वेकिंग और यूरान एक साथ लंच कर रहे होते हैं। यूरान वेकिंग को कहती है तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? वेकिंग कहता है उस दिन भी तुमने यही ड्रेस पहना था जिस दिन तुमने मुझे नदी में गिरने से बचाया था। यूरान कहती है ये तो 2 महीने पहले की बात है। वेकिंग कहता है लेकिन तुमने मेरी जान बचाई है। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं। वेकिंग कहता है उस रात मैं नशे में था, तुम्हें डर नहीं लगा? तुम एक लड़की हो लेकिन तुमने फिर भी मुझे बचाया, तुम काफी बहादुर हो। यूरान कहती है पास्ट की बातें छोड़ो, हमें प्रेजेंट पे ध्यान देना चाहिए। यूरान के होठों के पास कुछ लगा हुआ था। वेकिंग अपने हाथों से वो साफ करने लगता है। जोशी सोचती है ये इतना लवी डबी क्यों हो रहा है। तभी यूरान वेकिंग का हाथ पकड़ के कहती है मैं तुम्हें काफी पसंद करती हूँ, चलो हम डेट करते हैं। वेकिंग अपना हाथ झट से हटा लेता है। तभी वेकिंग अपने उस कोट के पॉकेट से वही एनवेलप निकालता है और उसमें से एक नेकलेस निकालता है और कहता है क्या तुम्हें ये याद है? यूरान कहती है ये तो काफी एक साधारण सी नेकलेस है और इसकी डिजाइन भी कुछ खास नहीं लग रही है, क्या ये तुम्हारी कंपनी ने लॉन्च किया है? वेकिंग कहते हैं ओह सॉरी ये गलत नेकलेस है। फिर वो दूसरा एक नेकलेस निकालता है और उसके गले में पहना देता है। नेकलेस पहनाने के टाइम यूरान फिर से वेकिंग का हाथ पकड़ लेती है और वापस से वेकिंग अपना हाथ झट से हटा लेता है। फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं लेकिन वेकिंग जोशी को कहते हैं तुम मुझसे हमेशा 10 मीटर की दूरी पे रहोगे, तुम मेरे आसपास रहो, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। जोशी अपने मन में कहती है मुझे भी तुम्हारे आसपास रहने का कोई शौक नहीं, मुझे तो बस अपना चिट्ठी चाहिए। जाते जाते यूरान पास्ट की बातों को याद करने लगती है और हम व्यूअर्स देखते हैं उस दिन नदी में गिरने से वेकिंग को यूरान ने नहीं बचाई थी बल्कि वेकिंग बेंच पे बेहोश पड़ा था और यूरान ने जैसे ही देखा ये यूनमा ग्रुप का चेयरमैन वेकिंग है वो वेकिंग को जगाने लगी थी। फिर कहानी प्रेजेंट में आता है। वेकिंग कहता है क्या तुम्हें ठंड लग रही है? यूरान कहती है हाँ। वेकिंग कहता है हमें रूम में चलना चाहिए लेकिन यूरान तभी पीछे से वेकिंग को हक कर लेती है और कहती है अब मुझे अच्छा लग रहा है। वेकिंग तभी जोशी को मैसेज करता है और कहता है यूरान को मुझसे दूर लेकर जाओ, इसके लिए मैं तुम्हें 300 यून दूंगा। जोशी ऐसा ही करता है। वो आकर यूरान को कहती है आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, क्या मैं आपको रूम तक छोड़ दूं? यूरान कहती है नहीं मैं अकेले ही चली जाऊंगी। फिर हम वेकिंग के हाथों पर देखते हैं वही एलर्जी के निशान फिर से दिखाई देते हैं। यूरान के जाते ही वेकिंग जोशी को पैसे दे देता है। फिर वेकिंग बाथरूम में जाकर देखते हैं उसके पूरे शरीर में एलर्जी हो जाती है। फिर कहानी पास्ट में जाती है। वेकिंग डॉक्टर को कहता है मैं आपको 10 साल से दिखा रहा हूँ फिर भी मेरे इलाज में कोई भी सुधार नहीं आया है। डॉक्टर कहता है क्योंकि इस एलर्जी के बारे में किसी को नहीं पता, तुम्हें हॉस्पिटल जाके टेस्ट करवाना चाहिए। वेकिंग कहते हैं हॉस्पिटल, इससे तो अच्छा मैं मर ही जाऊँ। फिर वेकिंग डॉक्टर को कहता है अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या करती? एक ऐसी बीमारी जिससे तुम किसी को छू नहीं सकते, पूरी जिंदगी अकेले रहोगे, दूसरों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते। फिर हम देखते हैं वेकिंग एक पार्टी में जाता है जहां उसकी गर्लफ्रेंड आकर उसके मुंह पर पानी मार देती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ब्रेकअप करने की? वेकिंग कहता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो सबसे पहले घर जाकर मैं अपना चेहरा देखता आईने पे। असल में वेकिंग ये सब जानबूझकर करता था, उसकी बीमारी की वजह से। वो नई नई लड़कियों को अपना गर्लफ्रेंड बनाता और जैसे ही वो उनको टच करता उसके पूरे शरीर पे वो एलर्जी के निशान आ जाते थे। वेकिंग उस रात काफी अपसेट था। वो नदी के पास ब्रिज के ऊपर काफी सारा ड्रिंक करता है और बहुत ही नशे में होता है। वो रोने लगता है, फिर उठकर ब्रिज के पास जाता है, उसका पैर फिसल जाता है और वो नदी में गिरने ही वाला होता है कि कोई लड़की आकर उसे बचा लेती है, लेकिन वेकिंग नशे के कारण उसका चेहरा नहीं देख पाता। वो लड़की उसे ऊपर खींच लेती है और वेकिंग उस लड़की के ऊपर गिर जाता है जिससे उस लड़की का नेकलेस वहीं पे गिर जाता है। वेकिंग नशे में भी सोचता है मैं किसी को हक कर रहा हूँ फिर भी मेरी बॉडी रिजेक्ट नहीं कर रही। फिर सुबह जब वो अपनी आँख खोलता है उसके सामने यूरान होती है। उसे लगता है यूरान ने ही उसकी जान बचाई है। वेकिंग ये सारी बातें अपने डॉक्टर को बताता है। डॉक्टर ये सारी बातें सुनकर कहती है शायद उस लड़की के जरिए हम तुम्हारी इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं, लेकिन 2-3 बार तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि सही में इस लड़की के छूने से तुम्हें कुछ नहीं होता। लेकिन यूरान के छूने से वेकिंग के शरीर में घाव निकल आते हैं
जिसे देखकर वेकिंग समझ जाता है कि ये वो लड़की नहीं है जिसने उसकी जान बचाई है। जब वेकिंग बाथरूम में शावर ले रहा होता है, जोशी चुपके से उसके कमरे में आती है और ड्रेसिंग रूम में जाकर वो चिट्ठी ढूंढने लगती है। तभी वो सुनती है कि वेकिंग बाथरूम से बाहर आ गया है और वो ड्रेसिंग रूम में एक कपड़े के पीछे छुप जाती है, लेकिन वेकिंग उसे देख लेता है। वेकिंग कहता है, बाहर आ जाओ, मैंने तुम्हें देख लिया है। फिर वेकिंग वो कपड़ा हटा देता है और कहता है, क्या तुम्हें मर्दों के कपड़े पसंद है? जोशी कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, क्यों ना तुम ये प्रिटेंड करो कि तुमने मुझे देखा ही नहीं। वेकिंग जबरदस्ती जोशी को वहाँ से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन छीना झपटी में जोशी वेकिंग के सीने से आके टकरा जाती है। वेकिंग गुस्से में बाहर जाता है और सिक्योरिटी को कॉल करने लगता है। जोशी उसके पीछे पीछे भागती हुई आती है और कॉल को कट कर देती है। जोशी कहती है, माफ कर दो मुझे डायरेक्शन का पता नहीं चलता, इसलिए मैं इधर उधर गलती से घुस जाती हूँ। वेकिंग कहता है, अब चोर इतना अच्छा एक्सक्यूज भी बना लेते हैं। जोशी कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। वेकिंग कहता है, तो फिर क्या तुम मुझ पर नजर रख रही थी? जोशी कहती है, मैं तुम पर नजर क्यों रखूंगी, और तुम्हारे सीने में देखने लायक कुछ भी नहीं है। फिर जोशी वेकिंग से माफी मांगती है और वेकिंग उसको वहाँ से भगा देता है। फिर जोशी उस चिट्ठी को वापस पाने के लिए यूडान के पास जाती है और उससे मदद के लिए पूछती है। यूडान कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन बदले में तुमको भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। यूडान कहती है, तुमको मेरे लिए कॉन्डम्स खरीदने पड़ेंगे। जोशी कहती है, लेकिन तुम होटल से ले लो ना। यूडान कहती है, होटल में खत्म हो गए हैं और यहाँ आसपास कोई दुकान भी नहीं है और मैं इस जगह को जानती भी नहीं हूँ। आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है, प्लीज मेरे लिए इतना कर दो। जोशी मान जाती है। यूडान उसको पैसे दे देती है और वेकिंग ये सब कुछ चुपके से सुन लेता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।